बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उत्तराखंड आपदा को लेकर करेंगे। आपदा आकर चली गई लेकिन उसके निशान अभी भी जिंदा है। वहीं आपदा के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में है। केंद्र से भी प्रदेश सरकार को मदद मिल रही है और इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी और चमोली जाएंगे। दोनों जिलों में सीएम धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे और इतना ही नहीं, सीएम आपदा से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से ऊपरी पहाड़ी जिलों से लेकर कुमाऊं क्षेत्रों तक काफी कहर बरपा है। तो आज पौड़ी और चमोली के दौरे पर मुख्यमंत्री होंगे। आपदा प्रभावित लोगों का वो हाल जानेंगे। लगातार मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। भारी नुकसान पहुंचा है बारिश और भूस्खलन की वजह से। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसी कड़ी में पौड़ी और चमोली के दौरे पर आज होंगे, जहां पर वो पहुंचकर आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे और उसके बाद वहां के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं अब तक वहां पर पहुंच पा रही है, उनके रहने और खाने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इन तमाम विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त इलाकों के लोगों से बात भी करेंगे। पौड़ी और चमोली के दौरे पर होंगे। यहाँ दोनों ही जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। रवि, आज मुख्यमंत्री दो जगहों का दौरा करेंगे, पौड़ी और चमोली के दौरे पर होंगे। कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और पूरा कार्यक्रम वहां पर क्या रहने वाला है? जी जया, देखिए करीब 10 बजे मुख्यमंत्री चमोली में होंगे और वहाँ पर वो जो आपदा पीड़ित जो परिवार हैं उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि चमोली की अगर अभी हम बात करें तो यहाँ पर 2 लोग अभी भी आपदा जब आई है उसके बाद अभी तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चला है। रेस्क्यू अभियान जारी है। करीब 80 सड़कें अभी चमोली ज़िले के भीतर टूटी हुई हैं, जिनको दुरुस्त करने का कार्य जारी है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और इसके साथ ही जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें पूरी तरीके से जो 3 दिन की बहुत भारी वर्षा उत्तराखंड में रही उसमें कितना जिले के भीतर नुकसान हुआ है इसको लेकर मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। और जो भी नुकसान हुआ है, जिन लोगों के कई लोगों के घर ढह गए हैं, उन लोगों को किस तरीके का मुआवजा दिया जाना है, कब तक बहुत जल्द उनको मुआवजा मिल सके, ये तमाम दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री आज जिला स्तरीय अधिकारियों को देंगे। इसके बाद करीब 12:45 बजे मुख्यमंत्री आज पौड़ी जिले में होंगे। लैंसडाउन में हमने देखा कि शुरुआती बारिश में ही 3 लोगों की मौत पौड़ी जिले के भीतर हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे, उनके परिवार को ढांढस बनाएंगे और इसके साथ ही उनको जो भी उचित मुआवजा दिया जा सकता है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। साथ ही वहां के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर पूरे जो जिले की स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से जो रेस्क्यू कार्य वहां पर जारी है या फिर जो सड़कों को खोलने का काम जारी है उसको लेकर पूरी फीडबैक देंगे और निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द इन सब तमाम कार्यों को सुचारू किया जा सके। आपदा से इन क्षेत्रों में जिस तरीके की भी जो प्रभावित हुए हैं, जो भी नुकसान हुआ है उसमें लोगों को मुआवजा मिल सके, जो लोग बेघर हुए हैं उनको रहने की उचित व्यवस्था मिल सके, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं जो जिला प्रशासन कर रहा है इसको लेकर तमाम फीडबैक आज मुख्यमंत्री लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री पौड़ी और चमोली में होंगे और वहां पर जो है तमाम अधिकारियों के साथ वो बातचीत करेंगे और इसी बातचीत के बीच जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके बीच मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो भारी बारिश हुई है उसके दौरान भी मुख्यमंत्री खुद जो है तमाम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के साथ ही स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है। भरोसा भी दिया है कि सरकार पूरी तरीके से आपदाग्रस्त इलाकों के ऊपर नजर बनाए रखी हुई है और वहां के लोगों के मदद के लिए खड़ी है। तो देखना होगा कि आज जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो और कितनी सुविधाएं वहां पर बढ़ाई जाती है। राहत बचाव कार्य को लेकर भी क्या दिशा निर्देश उनका होता है। आप बने रहिए हमारे साथ रवि। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल में आपदा प्रभावित क्षेत्रों से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए विधायक राम सिंह कैड़ा ने खुद दबे हुए शवों को बाहर निकाला। जिले के दुर्गम ओखाल कांटा के थलाड़ी आपदा प्रभावित क्षेत्र में विधायक राम सिंह कैड़ा की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 2 शवों को बाहर निकाला गया। इस क्षेत्र में भीषण बारिश से 19 अक्टूबर को हरेंद्र सिंह नाम के शख्स का मकान गिर गया था, जिसमें 6 लोग मलबे में दब गए थे। जिसके बाद विधायक राम सिंह कैड़ा एनडीआरएफ की टीम के साथ प्रभावित गांव पहुंचे और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी तबाही मची है और तबाही के बाद जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। राम सिंह कैड़ा जो कि बीजेपी में शामिल हुए, वो
रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि खुद उन्होंने शवों को बाहर निकाला। आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे विधायक राम सिंह कैड़ा। उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नैनीताल की तस्वीरें। राम सिंह कैड़ा जो कि बीजेपी में थोड़े दिन पहले शामिल हुए हैं, वो मौके पर पहुंचे थे। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी और रेस्क्यू ऑपरेशन टीमों के साथ मिलकर उन्होंने शवों को बाहर निकाला। विधानसभा क्षेत्र के ओखलकाटा के ग्राम सभा थलाड़ी में ये आपदा का कहर इतना बड़ा यहाँ पर बरसा है कि हमारे ये गांव में एक ही परिवार के 6 लोग यहाँ पर मकान के मलबे में दब हुए हैं और जिसमें 6 के 6 लोगों की डेथ हो गई है और 2 शव हमने निकलवा दिए हैं और 4 अभी मलबे में दबे हुए हैं और रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगी है और गांव के लोगों का पूरा सहयोग हमको मिल रहा है और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड में आई भीषण बारिश के बाद अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। अभी भी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और तस्वीरें अब बागेश्वर की आपको दिखा रहे हैं। यहां कपकोट जाने वाली मेन सड़क पर भूस्खलन हुआ है। वीडियो में पहाड़ी से मलबा सड़क पर गिरता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है, जिससे कि बागेश्वर कपकोट सड़क पूरी तरीके से बाधित है। हालांकि जेसीबी की मदद से रास्तों को खोलने का काम भी जारी है। तो तबाही की मंजर की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। लगातार भूस्खलन की वजह से लोग परेशान हैं। पहाड़ी से मलबा दरकने के बाद एक बार फिर से रास्ते बंद हो चुके हैं। जेसीबी की मदद से सड़कों को खोलने का काम हो रहा है। वहीं आपदा के चलते पिथौरागढ़ के ज्यादातर हिस्सों में सड़क बाधित हुई है। वहीं संचार सेवाओं की बदहाली से लोगों को कई परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं। हालांकि पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सड़क बंद होने से मंत्री बाइक पर बैठकर प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने सड़कें खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। साथ ही प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने की भी बात कही। पिथौरागढ़ में बहुत विभिन्न जगह पर उनके कार्यक्रम है। बहुत सारे लोग उसे संगठन के लोगों को उन्हें समय दे गया पूरा दिन भर का, तो इसलिए संगठन के लोग मिलेंगे। जहाँ तक जनपद DDR की बात है कि DDR ने 4 जिलों की अधिसूचना जारी की है। उन 4 जनपदों में DDR के लोग मिले थे मेरे से। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री के पास आइए, आपसे उनसे वार्ता हम कराएंगे और उसके बाद जो आप लोग धरने में बैठे हो धरना आप उसके बाद स्थगित कर देंगे। उनसे मैंने ये कहा है। वहीं उत्तराखंड में 18 और 19 अक्टूबर को आई तबाही के निशान अब नजर आने लगे हैं। जिले में इस दौरान संचार सेवाएं बंद हो जाने से नुकसान की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। पिथौरागढ़ में मौजूद MI-17 चिनूक और चीता हेलीकॉप्टर से डीएम आशीष चौहान की पहल पर रेस्क्यू भी जारी है। एक और सीएम धामी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपदा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव हो चुकी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की एक 5 सदस्यीय कमेटी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस कमेटी का गठन किया है और आज से 3 दिनों के अंदर ये कमेटी प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी और इस दौरे के बाद सरकार को ज्ञापन सौंपने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस कमेटी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा और पूर्व विधायक संजीव आर्य भी शामिल हैं। और मेरे सहयोगी रवि केंतुरा लगातार देहरादून से मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं वो हमारे साथ। रवि, एक तरफ तो आपदा और नुकसान का आकलन किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू कर दी गई है। 5 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस तैयार कर रही है। बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा आई है और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को मुआवजा दिया जाए और जो भी अभी जो कार्य बाधित हुए हैं आपदा के आने के बाद उनको सुचारू किया जा सके। वहीं दूसरी कड़ी में अगर देखें तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने भी 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और ये जितने भी आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के वहाँ पर दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद लोगों से मिलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जिन लोगों के परिवार में कई मौतें हुई हैं उनके बीच होंगे और जो भी लोग जो है इससे घायल हुए हैं उनके बीच कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी टीम होगी।
कुल मिलाकर अभी आपदा पर किस तरीके के हालात हैं और कितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया है, लोगों किस तरीके से सरकार के मुआवजे से संतुष्ट हैं या नहीं है, इन तमाम चीज़ों की फीडबैक कांग्रेस लेने जा रही है। और ये 3 दिन का इनका कार्यक्रम है जिसमें 5 सदस्यीय लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, उपनेता प्रतिपक्ष करण मारा हैं, संजीव आर्य हैं। ये तमाम लोग जो हैं पहुंचेंगे जहां जहां पर आपदा हुई है और उन क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार को ज्ञापन देंगे। यानी कुल मिलाकर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है, क्योंकि यहां पर अमित शाह के दौरे के बाद भी कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अमित शाह के दौरे से ये जो है उम्मीदें जताई जा रही थी कि उत्तराखंड में आई आपदा के बाद एक बड़ा पैकेज, एक राहत पैकेज दिया जाएगा, लेकिन कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया। हालांकि अमित शाह ने कहा कि 2 से ढाई महीने पहले करीब जो है 250 करोड़ का पैकेज आपदा के नाम पर पहले ही दिया जा चुका था। इसके बाद केंद्र की एक टीम यहाँ पर आएगी, सर्वे होगा, उसके बाद भी आगे बिल्कुल। और रवि, चुनाव भी बेहद पास है, चुनाव भी बेहद पास है और ऐसे में इस आपदा पर सियासत ना हो, ये कहना बहुत मुश्किल है कि सियासत ऐसे मुद्दों पर करते हुए भी माइलेज लेने की कोशिश की जाती है, जो कि गलत भी है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में कहर बनकर बदले बादलों ने कुमाऊं इलाके में बड़ी तबाही मचाई है। नुकसान का जायजा लेने के लिए गुरुवार को खुद गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे थे। गृह मंत्री ने पहले आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद उन्होंने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मीटिंग भी की। गृह मंत्री का कहना है कि आपदा की इस घड़ी में सरकार देवभूमि के साथ है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जब हाल जाना, हवाई सर्वेक्षण किया गृह मंत्री ने, उस वक्त की तस्वीर, और उसके बाद सर्वे करने के बाद अधिकारियों से हालात को लेकर बैठक की गई। जानहानि उसके प्रकोप के कंपैरेटिवली कम हुई। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी, वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। मैं देवभूमि की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार हर तरीके से देवभूमि के साथ खड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत अच्छे से इस आपदा को रिस्पॉन्ड किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर विपक्ष ने ये मांग की है कि केंद्र सरकार को उत्तराखंड की आर्थिक मदद करनी चाहिए। क्या कहना है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया, गृह मंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया। भैया अब तो 10,000 करोड़ रुपए दे दो उत्तराखंड को। बर्बाद हो गया पूरा कुमाऊं मंडल में, इतनी भारी तबाही हो गई है, पूरे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी भारी तबाही हो गई है। 54 लोग तो बता रहे हैं, कम से कम 4 गुना 5 गुना लोगों की जान गई है और माल का नुकसान हुआ है, लोगों की प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, घर के घर, गांव के गांव तबाह हो गए। आपने देखा नैनीताल में किस प्रकार से झील ओवरफ्लो करी है। तो इसलिए इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब दौरे हो गए, अब आप सीधा पैकेज घोषित करिए, जमीन पर काम हो, जमीन पे लोगों को राहत हो, इसका इंतजाम होना चाहिए। सरकार अब तक आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल हो। तो इनिशियल असेसमेंट है, उसमें आ रहा है कि कोई 40,000 हेक्टेयर जो भूमि है जिसके ऊपर खेती थी, जिसपे धान सब ये अपना अनाज लगा हुआ था, जिसके ऊपर सब्जियां लगी हुई थी, दानें लगी हुई थी, वो ना डिस्ट्रॉय हो गई है। तो उसमें जो केजरीवाल जी की जो घोषणा हो रखी है और जो कि इम्प्लीमेंट हो रही है, 50,000 रुपये पर हेक्टेयर दिया जा रहा है, जो दिल्ली सरकार दे रही है, उसी कैलकुलेशन को लेकर के यहाँ पे चला जाए। 50,000 रुपये पर हेक्टेयर की आज घोषणा करी जाए, उसके बाद में असेसमेंट करा जाए कि किस किस को देना है। और अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जिले के टनकपुर से लगी भारत नेपाल सीमा के खालामा में फंसे नेपाली नागरिकों को बुधवार को नेपाल आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया है, जिसका वीडियो सामने आ चुका है। और खालमा गांव में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में फंसे नेपाली नागरिकों को नेपाल आर्मी ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, भारी तबाही मचने के बाद यहां पर भी रेस्क्यू किया गया नेपाली नागरिकों का।
और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से दे। ट्रैकिंग दल के लापता सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। हर्षिल से खमगागा के पास होते हुए हिमाचल के छितकुल गया था दल और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। लापता 11 सदस्यों में से एक घायल शख्स को रेस्क्यू किया गया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बताएं कि गुरुवार को 5 लोगों के शव बरामद किए गए थे। शवों को भी सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से लाया जा रहा है। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी सर्चिंग पर टीमें लगी हुई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रैकिंग दल के लापता सदस्यों की तलाश जारी है। बताएं आपको कि हर्षिल से ये लोग निकले थे और जैसे ही आगे बढ़े ये लापता हो गए। गुरुवार को 5 लोगों के शव बरामद किए गए। शवों को भी सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से लाया जा रहा है और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया है। अभी भी तलाश की जा रही है। लापता 11 सदस्यों में से एक घायल शख्स को भर्ती करवाया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और आपको बताएं कि लगातार अभी भी सर्चिंग पर टीमें लगी हुई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लापता 3 पोर्टर्स के शव बरामद कर लिए गए हैं। पोर्टर आईटीबीपी गश्ती दल के साथ सीमा पर गए थे। पोर्टर्स के शव आईटीबीपी की नीला पानी चौकी से 1.5 किलोमीटर दूर सीमा की ओर बर्फ में दबे पाए गए। तीनों मृतक पोर्टर के नाम संजय सिंह, राजेंद्र सिंह और दिनेश चौहान बताया जा रहा है। आपको बताएं कि 15 अक्टूबर को आईटीबीपी की गश्त एलआरपी टीम के साथ 3 पोर्टर भारत चीन नीला पानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए रवाना हुए थे। गश्त के बाद सभी वापस लौट रहे थे, लेकिन 17 अक्टूबर को बर्फबारी होने की वजह से पोर्टर आईटीबीपी की टीम से बिछड़ गए और अब जब तीनों के शव बरामद हुए हैं तो आईटीबीपी के जवान तीनों पोर्टर्स के शव को लेकर मातली कैंप पहुंची है और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए तीनों के शव को कैंप से जिला अस्पताल ले जाया गया है। और अब बात 13 अखाड़ों के घमासान की, जिसके अध्यक्ष को लेकर संत संग्राम शुरू हो चुका है। देश के 13 अखाड़ों का अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल के बीच अखाड़ों में अध्यक्ष पद को लेकर दो फाड़ की स्थिति है। जिन 7 अखाड़ों ने महंत रविंद्र पुरी महाराज को अध्यक्ष चुना है, उसको बाकी के 6 अखाड़ों ने चुनौती दे दी है। अब सबकी निगाहें 25 अक्टूबर को प्रयागराज में होने वाली बैठक पर टिकी है, जहां बहुमत की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। ये रिपोर्ट देखिए। अखाड़ा परिषद में रात, अध्यक्ष पद को लेकर 13 अखाड़ों में दो फाड़। कौन बनेगा अखाड़े का बाहुबली, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक खलबली। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो गया। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों के साधु संतों ने महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया। साथ ही अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। नई कार्यकारिणी में दामोदर दास महाराज को उपाध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज को महामंत्री, जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, रामकिशोर दास महाराज को मंत्री, गौरीशंकर दास महाराज को प्रवक्ता और धर्मदास महाराज और महेश्वर दास को संरक्षक बनाया गया। जिन 7 अखाड़ों ने नया अध्यक्ष चुना है, उसमें बैरागियों के तीनों अनी अखाड़े यानी दिगंबर अनी, निर्वाणी अनी और निर्मोही अनी के साथ ही उदासीन संप्रदाय के दोनों पंचायती अखाड़े, बड़ा पंचायती अखाड़ा और नया पंचायती अखाड़ा और सिखों का अखाड़ा, निर्मल और सन्यासियों का महानिर्वाणी अखाड़ा शामिल है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या 7 अखाड़ों के द्वारा चुना गया अध्यक्ष 13 के 13 अखाड़ों को कबूल है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने अलग होकर नए अध्यक्ष महामंत्री पद की घोषणा करने वाले अखाड़ों की बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए नियमों के विपरीत बुलाई गई बैठक करार दिया। हमने ठीक सोसाइटी के नियम के अनुसार बैठक 25 तारीख को आहूत प्रयागराज निरंजनी अखाड़ा गंगा तट पे भागीरथी के चरणों में मैंने बैठक की आहूत किया गया है। बाकी मतलब जो है निश्चित है, जो व्यवस्थाएं हैं सब स्वतंत्र हैं। कोई भी अपने आप प्रत्येक अखाड़ों के वो कहते हैं महाराज हमको भी अध्यक्ष मान लीजिए, हमको भी अध्यक्ष मान लीजिए, हर आदमी अध्यक्ष बनने को तैयार है।
अब 25 अक्टूबर को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री पद के लिए प्रयागराज में बैठक होगी, जहां जिन 7 अखाड़ों ने अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव किया है उसका बहुमत साबित होगा। अगर ये बहुमत साबित नहीं करते हैं तो जंग और ज्यादा बढ़ेगी। अब सबकी निगाहें 25 अक्टूबर को प्रयागराज में होने वाली बैठक पर है। अगर ये मामला जल्द खत्म नहीं हुआ और लंबा खिंचा तो इसका असर आने वाले 2024 में होने वाले कुंभ मेले पर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।